दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। 20 दिन हो गया जब स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है वोटर लिस्ट का बिहार में उसको चालू हुए और 20 दिन के बाद पहली दफा आज मैं देख रहा हूं कि देश के और संभवतः बिहार के भी अखबारों में, प्रमुख अखबारों में बाकायदे विज्ञापन छपा है निर्वाचन आयोग की तरफ से संभवतः। और ये विज्ञापन जो है इसमें कहा गया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार की तरफ से, और इसमें कहा जा रहा है कि क्या आप बिहार के मतदाता हैं? क्या आप अस्थायी रूप से राज्य से बाहर हैं? अगर आपके पास अभी मोबाइल फोन है तो आप गणना प्रपत्र तुरंत भर सकते हैं। और ये सब विधि समझाई गई है। इसमें 10 ऑनलाइन गणना प्रपत्र आसानी से कैसे भरें इसके बारे में बताया गया है। और जो भी बताया गया है उसमें कुछ चीजें बिल्कुल दिमाग में रख कर बताई गई हैं। जैसे बिहार से बाहर जो लोग बिहार के गए हैं वे सब सुखी समृद्ध और संपन्न लोग हैं। सबके पास अच्छा लैपटॉप है, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास सब कुछ सुविधा है, सब कुछ जांच पड़ताल करने की है। यहाँ तक कि 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसमें अपने अपने घर वाले या अपना सब डिटेल वो खोज लेंगे और भेज देंगे। ये सारी चीजें इसमें दिमाग में रखकर ये विज्ञापन छपा है। अब आप बताइए, मेरी जो जानकारी है और बिहार का सर्वे जो बताता है 2023 का कि 53-54 लाख के आसपास लोग बिहार के बाहर रहते हैं। इसमें यकीनन 5% लोग होंगे जो ठीक ठाक होंगे, मिडिल क्लास होंगे, अपर मिडिल क्लास होंगे या इमर्जिंग मिडिल क्लास होगा, लेकिन ज्यादातर लोग मजदूर हैं, ज्यादातर लोग जो है श्रमिक हैं। इन लोगों के पास कैसे लैपटॉप आएगा, कैसे इनके पास सारी उस इंटरनेट की सुविधाएं आएंगी? फोन भी रखते हैं अपने घर वालों से बातचीत करने के लिए, और क्या वो इतने अभ्यस्त होंगे कि जो सारी चीजें खोज लें? ये 10 चीजें जो और कितने लिंक और कितने इसमें डिक्लेरेशन है, सब कुछ कर लेंगे? आश्चर्यजनक है। मान लीजिए उसमें 5% लोग कर भी लें तो क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो इतनी अफरा तफरी के साथ जो इस पुनरीक्षण में गलत सलत चीजों का पर्दाफाश लगातार होता जा रहा है। पहले तो अजीत अंजुम ने बहुत सारी चीजें सामने रखी, और अब अखबार वाले भी, अंग्रेजी के हिंदी के अखबार वाले भी जम के छाप रहे हैं। पहले भी छापा था, ऐसा नहीं कि अखबार वालों ने नहीं छापा था। टेलीविजन को छोड़ दिया जाए तो अखबार में भी खबरें छप रही थी। हाँ, बड़े पैमाने पर नहीं छप रही थी, लेकिन अब सब लोग छाप रहे हैं, कमोबेश सच उजागर कर रहे हैं। मैंने इंडियन एक्सप्रेस में बहुत सारी शानदार खबरें देखी हैं कई। तो ये हालात बिहार के हैं, लेकिन हमारे संविधान, जो संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन है, उसको अभी भी दिल्ली से बैठे हुए दिखाई दे रहा है कि सब कुछ हरा हरा है, सब कुछ दुरुस्त है। हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे आज बिहार के दो बहुत ही जानकार लोगों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार हैं, और इसके अलावा हमारे साथ विकास विद्यार्थी हैं। डॉक्टर विकास विद्यार्थी एकेडमिशियन हैं, लेकिन बहुत सारे मसलों पर, खासकर सामाजिक मसलों पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, विकास जी और हेमंत जी। शुरुआत मैं हेमंत जी आपसे करना चाहूंगा। अभी एक सवाल यही है कि आप, जो हमने एक छोटी सी टिप्पणी की, आपका क्या कहना है? क्या वाकई अफरा तफरी की स्थिति है? क्या वाकई कुछ फर्जी चीजें चल रही हैं? क्या इस पूरे की पूरी प्रक्रिया में, पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, वोटबंदी का जो एलिमेंट है जिसकी अपोजिशन बार बार चर्चा करता है, क्या वो बहुत डोमिनेंट होकर उभरा है? कैसे देखते हैं आप? जी धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैं देख रहा हूँ कि अभी जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है उससे क्या होने जा रहा है और क्या अभी तक हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे देश का इलेक्शन कमीशन इतना स्मूथली फंक्शन कर रहा था और अचानक लगता है कि जैसे उसमें कोई, तो एक इलेक्शन कमीशन जो स्मूथली फंक्शन कर रहा था उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अलग है कि उसकी कार्रवाइयों को लेकर सवाल उठ रहे थे कि वो सरकार की ओर झुका हुआ दिखता है, विपक्ष
के प्रति बायस दिखता है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं को ध्यान में नहीं रखता है। ये तमाम बातें थी, लेकिन जो उसका मैकेनिज्म है वो बहुत ही स्मूथ रहा है। अचानक उसके मैकेनिज्म में लगता है कि उसका इंजन वो खराब हो गया, उसमें आवाज आने लगी, उसका टायर पंक्चर हो गया, उसकी स्टीयरिंग इधर से उधर भागने लगी। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है, ये क्या अनायास हुआ है? मैं समझता हूं कि बिल्कुल अनायास नहीं हुआ है, बल्कि सायास है। और इसमें इसलिए मुझे सायास दिखाई दे रहा है कि जो एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसको सरकार और सरकारी दल का एक तरह से अघोषित समर्थन हासिल है, क्योंकि वो कोई सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं। जनता तबाही झेल रही है और जनता के बड़े हिस्से का वोटर होने का जो राइट है वो एक तरह से चैलेंज हो रहा है। ऐसी स्थिति में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सामने ये होता है टास्क कि वो इन सवालों को लेकर के जो एजेंसीज है उनसे बात करे कि भाई ये क्या आप कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई बातचीत नहीं इसको लेकर हो रही है, बल्कि वाहवाही हो रही है। तो ये जो डिरेलमेंट है पूरे मैकेनिज्म का, वो दिखाता है कि जो लगभग इनके शासनकाल में जो चीजों को जो डिरेल किया गया है, उसमें सिस्टम को कैसे बिगाड़ करके और एक एनार्की पैदा करके और काम को आगे बढ़ाया जाए, ये एक न्यू नॉर्मल है ये। तो उसमें जो, जैसे कि आप एक उदाहरण मैं दूं कि संसद में जो राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुआ बाहर में, वो कभी कल्पना आपने की थी? आप तो लंबे समय तक संसद कवर किया है आपने, हमसे ज्यादा आपने देखा है इस देश को। तो ऐसा दृश्य कभी आपने किसी ने नहीं देखा होगा कि नेता विपक्ष के साथ धक्का मुक्की की भी नौबत आ जाए। तो ये जो इस तरह की कई उदाहरण हैं जिसमें साफ साफ लगेगा कि जो चीजें बहुत स्मूथली चल रही है वो कैसे डिरेल हो जाए और एक नए किस्म की अराजकता सामने आ जाए, और अराजकता में ही अपनी सार्थकता की तलाश की जाए, वो दिखाई देता है। अभी जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है, जिसको डिफेंड करने की कोशिश हो रही है, जो हो नहीं पा रहा है, कि आपने 24 जून को जो नोटिफिकेशन जारी किया और 25 जून से काम शुरू हो गया उस पर, उसका कोई मॉडिफिकेशन आज तक नहीं हुआ है, वो एज इट इज लागू है। लेकिन अखबारों में विज्ञापन जारी करके आप लोगों से अपील करते हैं कि आप बिना दस्तावेज का भर दीजिए, बिना फोटो का भर दीजिए। और ये किस कानून के तहत हो रहा है और इतनी अफरा तफरी क्यों है? अगर आपने ये तय कर रखा था कि हमको करवाना है, आपके अपने मैकेनिज्म पर इतना भरोसा था, अपने सिस्टम पर इतना भरोसा था, तो उस सिस्टम को ब्रेक करके कि दस्तखत नहीं है तब भी चलेगा, दस्तखत है तब भी चलेगा, भरा हुआ है तब भी चलेगा, नहीं भरा हुआ है तब भी चलेगा, ऐसा कभी देखा है किसी ने कि इस तरह का कोई चुनाव आयोग ऐसा करवा रहा हो और बजाबते निर्देश जारी करके करवा रहा हो, अखबारों में विज्ञापन जारी करके? उस नोटिफिकेशन का कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, कोई अलग से प्रेस नोट नहीं जारी होता है, और ये सब हो रहा है। और इसको कवर करने वाले लोगों को डराया धमकाया और उनको एफआईआर होता है, जैसा कि अजीत अंजुम जी के साथ हुआ। ये समझ लीजिए कि एक तरह से सोशल मीडिया को धन्यवाद इसका है, क्योंकि सोशल मीडिया ने इन चीजों को जैसे जैसे उजागर करना शुरू किया, मेनस्ट्रीम मीडिया बाद में उसमें आया है। मेनस्ट्रीम मीडिया एक तरह से चुप्पी साधे हुए था या उसके हाँ में हाँ मिला रहा था। जब सोशल मीडिया में इतना हंगामा होने लगा और सोशल मीडिया ने प्रमाणिक तथ्यों के साथ चीजों को सामने रखना शुरू किया, तब जाकर के इनके ऊपर प्रेशर बना, और एक अखबार जिसका नाम आपने लिया, दैनिक भास्कर ने 100 रिपोर्टर उतारे हैं इस काम को करने के लिए। मैं समझता हूँ कि अच्छा है, ये लोकतंत्र की सेहत के लिहाज से बहुत अच्छा कदम है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आप अभी आज एक डीएम का, मुजफ्फरपुर के डीएम का मैं ये इंटरव्यू सुन रहा था, आज ही का है शायद वो, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग जैसे है फॉर्म भर दीजिए, ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होगा और दावा आपत्ति का जब समय आएगा उस समय एआरओ ईआरओ तय करेंगे कि किसका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। ये जो इसको पढ़ने की जरूरत है कि आप आखिरकार मंशा आपकी क्या है। अगर मंशा साफ होती तो ऐसा नहीं होता। एक चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उस पर भी गौर कीजिए कि आप इसको इलेक्शन से मत जोड़िए, इसको एक ऑन गोइंग प्रोसेस के रूप में रखिए और ये अपना चलता रहे। साल 2 साल लगे, जब भी आपको
प्रोसेस पूरा करवाना है करवा लीजिए, दूसरे की जो डॉक्यूमेंट जो है 11 उसको आप और ये उसको एग्जॉस्टिव नहीं बनाइए बल्कि उसमें और एक्सपेंड कीजिए उसको। तो ये सब चीजें जब कही गई, उसके बाद जो इन्होंने जो अपना तरीका अपनाया कि अघोषित रूप से लोगों को बता दिया कि आप करवाइए बिना दस्तखत किया हुआ, बिना भरा हुआ। तो ये जो एनआरकी जो है, उस एनआरकी को क्या नहीं माना जाए कि बिहार के चुनाव को डिरेल करने की कोशिश है? क्योंकि अच्छा, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने उसकी चर्चा कर दी है, सुप्रीम कोर्ट के हवाला दिया आपने। क्या तो एक जर्नलिस्ट के तौर पे बिहार के जो लगातार आप घूमते हैं, क्या आपका ये कहना है कि अगर एसआईआर को चलाना है तो ये चले, कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक करेक्टिव, इसका एक मेजर लिया जाए, इसको सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए, लेकिन इसको असेंबली का होने वाला जो चुनाव है उससे डीलिंक्ड कर दिया जाए। यानी जो असेंबली का चुनाव है वह जो पुनरीक्षित या संशोधित जो लिस्ट है वोटरों की, जो जनवरी में ही कंप्लीट हुई है, इसी जनवरी महीने में, तो क्या आप कह रहे हैं कि उसी वोटर लिस्ट पर चुनाव हो और ये चलता रहे 1 साल, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी ओर इशारा कर रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है और हम लोग जो देख रहे हैं कि ठीक है, एक लेकिन उसमें 2 चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और हम लोग भी कह रहे हैं कि आप उसमें जो 3 जो पहचान के और जो आधार हैं, उन आधारों को आप ये छूट दीजिए कि ये 3 आधार भी जोड़े जाए उसमें, जिसमें कि वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड और एक और कुछ है राशन कार्ड। तो हाँ, राशन कार्ड। ये इन 3 चीजों को जोड़ा जाए और इसको ऑनगोइंग प्रोसेस रखा जाए। दूसरी बात यह है कि आप नहीं, जो लेकिन यहीं पर आपको रुकता हूं कि क्या ये तीनों बिहार में इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इनको परमिट किया गया है अभी कि नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सजेशन के मुताबिक? उसमें भी एक और लैकुना है जिसको मैं इंगित कर रहा हूं कि जैसे जिनको कहा गया है कि जिनके नाम 2003 के वोटर लिस्ट में हैं, तो उनको बाकी कुछ नहीं देना है, उनको फॉर्म को भरना है, जो प्री फिल्ड फॉर्म आता है। प्री फिल्ड फॉर्म में भी एक लैकुना आ गया है कि अब इन्होंने बहुत जगह सादा फॉर्म देना शुरू कर दिया है, जिसमें कोई फोटो नहीं है, जिसमें कि ऊपर का हिस्सा भरा हुआ नहीं है, जबकि इनके शर्तों में था कि आपको प्री फिल्ड फॉर्म, इनोमिनेशन फॉर्म मिलेगा, जिसमें आधा आपको भरना है, आधा चुनाव आयोग भर करके दे रहा है। बाद में क्योंकि इनके पास वो हो नहीं पा रहा था, इनका सिस्टम फेल हो गया, तो इन्होंने सादा फॉर्म बांटना शुरू कर दिया। तो अभी जो स्थिति है उसमें जो ये कर रहे हैं कि 2003 वाले के लिए छूट दिया है, उसमें इन्होंने आधार कार्ड को स्वैच्छिक डाल दिया है कि स्वैच्छिक आधार कार्ड, उसमें आपका नंबर उसमें डाल सकते हैं अपने फॉर्म में 2003 वाले के लिए। जब 2003 वाले के लिए आप ये दे रहे हैं, तो बाकी के लोगों के लिए क्यों नहीं दे रहे हैं? बाकी की जो कैटेगरी है उसको क्यों नहीं आप परमिट कर रहे हैं कि वो भी आधार कार्ड का इस्तेमाल करें? तो एक ये अपने आप में ये लगता है कि जैसे कि आप कहीं घिर जाते हैं सवालों से और उन सवालों का कोई वाजिब जवाब आपके पास नहीं होता है, तो आप तरह तरह के उपाय अपनाने शुरू करते हैं। जैसा कि एक उपाय उन्होंने आप शुरू किया कि विज्ञापन जारी करके लोगों से अपील करना कि आप ऐसे जैसे मन हो ऐसे भर दीजिए। तो ये संकट जो है वो अब आप सामने जो दिखाई दे रहा है उसमें ये है कि एक तो जो बाहर वाले लोग हैं उनके सामने जो संकट है वो जिसको आपने पॉइंट आउट किया वो वाला, और दूसरी बात यह है कि जो बड़े पैमाने पर नीचे के लेवल पर अभी भी वो भेदभाव हो रहा है। बड़े पैमाने पर लोग गरीबों की बस्ती में, जो कमजोर है सोसाइटी का हिस्सा, उस हिस्से में पहुंच नहीं हो पा रही है। और इसकी गारंटी करने के लिए मुझे लगता है कि शायद विपक्ष के पास ही वो तरीका हो सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हेमंत जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा, विकास जी से बात करते हैं अब। विकास जी, मैं आपसे बहुत स्पेसिफिक एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि बिहार के लोग तो परिचित होंगे ही, लेकिन बिहार से जो बाहर लोग हैं और बहुत बड़ी संख्या है देश में आबादी, लोगों को भी जानना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश में लागू करने का इन्होंने फैसला किया है। तो ये जो अखबार में विज्ञापन छपा है और इसमें जो 10 पॉइंट रखे गए हैं उन लोगों के लिए जो बिहार के हैं और बिहार से बाहर हैं, क्या ये फिजिबल है? क्या ये प्रैक्टिकल है? और वह भी जब 20 दिन बीत चुका है तब ये सब जारी किया गया। 53 लाख लोग जो हैं बाहर हैं, इसमें यकीनन 4-5 लाख लोग पढ़े लिखे, प्रबुद्ध होंगे, समझदार होंगे, बहुत ज्यादा
ठीक ठाक होंगे, लेकिन अन्य लोग समझदार तो होंगे, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं होंगे। गरीब मजदूर लोग हैं, उनके पास लैपटॉप नहीं होगा, कईयों के पास इंटरनेट नहीं होगा, कईयों के पास अगर होगा तो सिर्फ घर कम्युनिकेट करने के लिए होगा। तो आप कैसे इसको देखते हैं? यह जो माइग्रेशन है जो लगभग 55 लाख के करीब दिखाया गया है कास्ट बेस्ड सर्वे में, वह आउट माइग्रेशन है जो बिहार के बाहर है। बहुत सारे ऐसे माइग्रेशन हैं जो इंटर स्टेट माइग्रेशन उससे ज्यादा होता है। जैसे ईंट भट्टा पे काम करने के लिए लोग एक पूर्णिया से लेकर के कहीं आप पटना या बाढ़ में कहीं वो करते रहते हैं। कई जिले के लोग माइग्रेट होकर कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा माइग्रेशन है जो कि बहुत गरीब लोग होते हैं। अभी आप कोसी, आप जानते हैं कि बिहार जो है 70% जिला जो है, 70% जिला आपदा प्रबंधन जो बिहार सरकार की वेबसाइट है उसमें ये पता चलता है कि बिहार के 70% जिले बाढ़ से ग्रसित होते हैं, 70%। अब सवाल है कि जिस अभी हाल ही में देखा गया कि कोसी हमेशा बाढ़ आता है, अभी भी कोसी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके हमेशा सर्टिफिकेट्स खो जाते हैं, वो इतना पलायन का शिकार हमेशा होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्रीक्वेंट जो है। और कई हमारे नॉर्मेडिक्स भी होते हैं, घुमंतु भोटिया टाइप के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनका क्या होगा? एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो माइग्रेट करते हैं वो किस क्लास के लोग होते हैं। जनरली वो लोग गरीब वर्ग के होते हैं, मजदूर होते हैं, और तमाम जगह बड़े बड़े जो फैक्ट्री में काम करते रहते हैं, वो सुबह 8 बजे जाते हैं, रात 8-9 बजे आते हैं। वो कब फॉर्म भरेंगे या फिर कब आकर के बिहार में सबमिट करेंगे, अगर उन्हें आना पड़े और 10 दिन सर्टिफिकेट बनाने में लग जाए तो उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी, उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। और एक बार लोग आएंगे जाएंगे सर्टिफिकेट बनाने, एक आदमी का अगर 12,000 भी मान लिया जाए और लगभग जो है 1 करोड़ के करीब हमारा माइग्रेशन होगा, वो तो 55 लाख उसमें दिखा। तो इस हिसाब से हमें लगता है कई लाख करोड़ का नुकसान होगा बिहार के, जो इकोनॉमिक नुकसान होने वाला है। और उसमें से कितने एफिशिएंट होंगे, कितने लोगों के घर में लैपटॉप होगा, लैपटॉप के साथ वाईफाई इंटरनेट की सुविधाएं होगी, और वो कितना स्किल्ड हैं। अगर इतना ही स्किल्ड होते, इतना ही स्किल्ड अगर वो होते तो वो जाकर के फैक्ट्री में मजदूरी नहीं करते। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी, जो समझदार लोग हैं, हाई स्कूल इंटर बीए भी होंगे, वो भी, उनको भी आप लैपटॉप पे बैठा दीजिए। जो पुराने लोग हैं, जो मतलब अभी जनरेशन गैप जो होता है, जो 40 वर्ष के ऊपर वाले लोग होंगे, उन्हें बैठा दे कंप्यूटर लैपटॉप लेकर के वाईफाई देके, तो वो नहीं, वो फॉर्म को फिल करना है ना। विकास जी, मैं भी ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं यकीनन बता रहा हूं। मुझे किसी का सहयोग लेना पड़ेगा अगर मुझे करना होगा तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो ये सवाल है। दूसरा ये है कि हमने उसी जो एक 24 जून का है नोटिफिकेशन, और उसके बाद का उसमें कहीं लिखा है कि जो बीएलओज होंगे वो ईसीआई नेट मतलब ऑनलाइन वो अपलोड करेंगे। अब एक केवल एक मांग हो सकती है आम जनता के तरफ से, डेमोक्रेसी के तरफ से, लोकतंत्र के तरफ से, कि अगर ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन पे जो है अपलोड हो चुका है, मतलब सॉफ्टवेयर पर ये डेटा है, तो क्यों नहीं उस डेटा को आप बूथ वाइज, ग्राम वाइज, वार्ड वाइज, विधानसभा वाइज ऑनलाइन कर दें, ताकि बिहार की जनता यह देख सके कितना एन्यूमरेशन फॉर्म, ये फॉर्म जमा हुआ, डिक्लेरेशन फॉर्म उसके साथ कितना जमा हुआ। डिक्लेरेशन फॉर्म अगर कोई भी डिक्लेयर करेगा तो उसका सिग्नेचर होना चाहिए। हालांकि हमारा भी हो गया होगा, लेकिन मैं तो गांव गया नहीं, बट हमसे आधार नंबर मांगा गया, हमारा कोई सिग्नेचर नहीं हुआ है, बट मुझे लग रहा है कि वो सबमिट हो चुका होगा, कोई सर्टिफिकेट अटैच नहीं हुआ है। तो सवाल है कि अगर ऑनलाइन डेटा है तो उसको बूथ वाइज और विधानसभा वाइज ऑनलाइन कर देना चाहिए, और ग्राम वाइज। तो लोग जो है बिहार के जो जनमानस में इतना असंतोष है, पूरे देश में जो बहस चल रही है, वो देख सकेंगे कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, और हस्ताक्षर के साथ कितना डिक्लेरेशन फॉर्म उसमें अटैच है, और कितना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लोगों ने जमा कर रखा है, कितना एनआरसी का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है बिहार में। अब पता नहीं एनआरसी कब लागू हुआ, ये तो नहीं पता है, बट ये कहा गया है कि अगर आपके पास एनआरसी का कोई सर्टिफिकेट हो, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये कब लागू हुआ बिहार में ये नहीं पता, बट वो मांग लिया गया है। तो वो पता नहीं बिहार के लोग कहाँ से लाएंगे।
फिर फैमिली रजिस्टर का भी सवाल आया है, जो पूरा एनआरसी का कॉन्सेप्ट था। तो बिहार में फैमिली रजिस्टर जो इररिलेवेंट क्वेश्चन है। अगर इसकी जगह हम अगर वोटर आईडी, आधार कार्ड और राशन कार्ड को जोड़ लेते तो कितना, मतलब चुनाव आयोग का काम ये होना चाहिए कि मैक्सिमम इंक्लूजन हो। पहले जब चुनाव आयोग शुरू में कराया था 1952 के आसपास, तो ये कोशिश हुई थी कि कितना ज्यादा से ज्यादा जो है इस चुनाव में लोग भाग लें, ना कि अभी जो प्रक्रिया है ऐसा लगता है कि एक तो डिस्क्रिमिनेटरी प्रक्रिया है, दूसरा है एक्सक्लूजन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इंक्लूजन नहीं एक्सक्लूजन पे ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ जो मांगा जा रहा है वो बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। बिहार में मुश्किल से जो है 2-2.5% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, और अब अगर आप पहले के जो लोग हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट क्या, आप तो जानते हैं बिहार में होम डिलीवरी ज्यादा होता था, तो फिर वो 2000 के पहले या 2004 के पहले, जाहिर है कि जो आज वोटर्स होगा वो 2004 के पहले का जन्म लिया होगा। विकास जी, तो विकास जी, हमारा ये कहना है, आपसे बल्कि पूछना यह है कि क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर कोई स्टे नहीं लगाया, लेकिन 21 तारीख तक उन्होंने ये तीनों जो हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड और इसके अलावा राशन कार्ड और इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र, इनके बारे में सुझाव दिया, इसके बारे में सुझाव दिया और ये मांगा उनसे कि भाई आप इस पर क्या कर रहे हैं, इस बारे में। जी, मुझे नहीं मालूम कि 21 तारीख तक, मुझे नहीं मालूम कि 21 तारीख तक वो क्या करेंगे, आई मीन चुनाव आयोग क्या करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि बिहार में ये जो अभियान चल रहा है SIR, क्या इसका कोई मतलब रह गया है? क्या ये 10 दिनों में ईमानदारी से सभी मतदाताओं के साथ आई मीन न्याय करते हुए क्या ये पूरा हो सकेगा या बिल्कुल नहीं होने वाला है? जो ट्रैक रिकॉर्ड अब तक दिख रहा है, काम करने का तरीका, या जो अखबारों के माध्यम से या पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसके हिसाब से लग रहा है कि जो 24 जून का नोटिफिकेशन था उसका पालन खुद चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया गया। जैसे उसमें लिखा है कि 2 प्रति दी जाएगी, एक एक्नॉलेजमेंट दी जाएगी, और एक्नॉलेजमेंट की बात जो है वो जन प्रतिनिधित्व जो कानून है उसके रूल्स में भी दिए गए हैं कि वो एक आपको रिसीविंग दिया जाएगा। तो एक तो रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है, दूसरा उसी में ये कहा गया है कि उसमें हस्ताक्षर, डिक्लेरेशन शब्द है। तो डिक्लेरेशन तो मैं करूंगा, बट यहां मैं बैठा हूं तो मेरे बिहाफ में डिक्लेरेशन कौन कर रहा है? तो एक तो डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं, उसमें हस्ताक्षर नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरा भी नहीं हुआ और सुनने में आया कि वो जमा हो गया। तीसरा, सर्टिफिकेट जो 11 मांगे गए हैं वो अभी तक मुझे 10% भी नहीं लग रहा है कि उसमें से जमा हुआ होगा, 10% भी नहीं हुआ होगा, और आज मुश्किल से 8-10 दिन बचा है। तो सवाल है कि 24 जून का जो नोटिफिकेशन है उसका पालन खुद चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न जो है पैदा करता है कि आपने ये सर्टिफिकेट्स क्यों मांगे। दूसरी तरफ अगर आप राशन कार्ड की डिमांड करते तो बिहार में 1,79,07,319 जो है राशन कार्ड है, जिसके अंतर्गत 8,71,72,572 लोग इंक्लूड हैं, आच्छादित हैं, और हमारे यहाँ 7.89 जो है करोड़, 7.89 करोड़ हमारे पास वोटर कार्ड ऑलरेडी जारी है, और आधार कार्ड बिहार में 11,48,98,440 के करीब जो है ऑलरेडी है। और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्क्स किया उसमें और कहा कि जो है अगर ये सर्टिफिकेट हमसे मांग लिया जाए तो हम भी नहीं दे पाएंगे। तो एक अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का इस तरह का आ रहा है रिमार्क्स, तो सोचना चाहिए था, क्योंकि ये लोकतंत्र है। तो लग नहीं रहा है तो क्या आपको लगता है कि ये जो चीजें हो रही हैं, हम चुनाव आयोग के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं लोग, क्या वो दबाव में फर्जीवाड़ा तक कर रहे हैं? बिल्कुल, नियमों का पालन नहीं हो रहा है, और फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं कि नहीं ये पता नहीं, बट ये हम कह सकते हैं कि जो 24 जून का ऑर्डर है, उसमें लिखा ऑर्डर है, वो ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, और उस ऑर्डर के बाद कोई आधिकारिक जो है अमेंडमेंट, कोई सुधार चुनाव आयोग की तरफ से नहीं हुआ है, और जो BLOs हैं वो घर घर भी नहीं जा रहे हैं, घर घर भी नहीं जा रहे हैं।
सर्टिफिकेट जो है सबमिट नहीं हो रहा है, डिक्लेरेशन पे साइन नहीं हो रहा है, लोगों के जो घर घर जाकर के करना था, रिसीविंग देना था, वो नहीं हो रहा है। तो इसका जी अर्थ है हेमंत जी, कि नहीं हो जी रहा है। जी हेमंत जी, आप कैसे आप इसको समअप करेंगे हमारे इस डिस्कशन को? क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए? क्या वाकई अब डीलिंक करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है कि विधानसभा से इस प्रक्रिया को डीलिंक कर दिया जाए और ये चलती रहे, चाहे जितने महीने चले, और लेकिन करेक्ट इसको किया जाए, कोर्स करेक्शन किया जाए? जी, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इसको विधानसभा चुनाव से डीलिंक करना चाहिए, और आपको ये प्रोसेस चलाना है तो इसको मॉडिफाई करके आप इसको चलाइए जैसे चल, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन भी करना होगा और विधानसभा चुनाव से डीलिंक करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि बिहार में चुनाव को एनार्की के दौर में नहीं ले जाए, तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार में चुनाव स्मूथली संपन्न हो, तो ये आप करना पड़ेगा। लेकिन जो एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जो बहुत ये दूरगामी वो बात थी जो बाबा साहब ने 1949 में संविधान सभा में इस पर कही थी, 4 लाइन का है, मैं उसको पढ़कर सुनाकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि शायद वो सबसे प्रखर व्यक्ति थे जिन्होंने इस आशंका को देखा जो आज हम लोग झेल रहे हैं। उन्होंने 15 जून 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कहा कि लोकतंत्र में मताधिकार सबसे बुनियादी अधिकार है, इसलिए किसी भी राज्य में प्रभावशाली वर्ग द्वारा नस्लीय, भाषाई या सांस्कृतिक रूप से भिन्न नागरिकों के साथ अन्याय रोकने के लिए आवश्यक है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया केवल केंद्रीय चुनाव आयोग के अधीन हो, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ पक्षपात या अन्याय न हो। उनकी जो आशंका थी आज वह साबित हो रही है कि ये प्रभावशाली वर्गों के हित में कमजोर तबके के साथ अन्याय और पक्षपात होने जा रहा है। और केंद्रीय चुनाव आयोग को इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया गया था, तो इनकी अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को साबित करना है, तो ये तत्काल डीलिंग करे इसको इस विधानसभा चुनाव से, और इनको इस प्रोसेस को अगर चलाना है तो इसको मॉडिफाई करें। इसमें जो शर्तें लगाई गई है, जो लगता है कि आप नागरिकता की पहचान कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको कहा है कि आप नागरिकता की पहचान नहीं कर सकते हैं, यह काम आपका नहीं है। तो ये जो एजेंडा चला रहे हैं, इस एजेंडे से इनको अब ये पीछे हटना पड़ेगा और अब साबित करना पड़ेगा कि हम स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के इस देश के जनता के मताधिकार की रक्षा करेंगे, जो बाबा साहब ने कहा था और किसी ने नहीं कहा था, उन्होंने अकेले कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात और इनके ऊपर कोई सवाल नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। विद्यार्थी जी, आप स्पेसिफिक इस सवाल पर आपका क्या विचार है कि जो एक मांग हो रही है, बहुत सारे लोग ये मांग कर रहे हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, बिहार में और भी लोग कह रहे हैं कि डीलिंक किया जाना, जो हेमंत जी कह रहे हैं, आप इस राय से क्या सहमत हैं कि विधानसभा का जो मौजूदा चुनाव जो होने जा रहा है नवंबर में, उससे इसको डीलिंक कर दिया जाना चाहिए और इसको ऑनगोइंग प्रोसेस के रूप में लिया जाना चाहिए और जनवरी में जो पुनरीक्षित या संशोधित जो लिस्ट है उसके हिसाब से चुनाव होना चाहिए? जी दो बातें कहूंगा। पहला चीज ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 है, उसके सेक्शन 14 में कहा गया है, सेक्शन 14 में आरपी एक्ट के सेक्शन 14 में कहा गया है कि क्वालिफाइंग डेट इन रिलेशन टू द प्रिपरेशन ऑफ रिवीजन ऑफ एवरी इलेक्टोरल रोल अंडर दिस पार्ट मींस द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ द ईयर इन विच इट इज सो प्रिपेयर्ड और रिवाइज्ड। साफ कहा गया है कि 1 जनवरी में ही सब कुछ कर लेना है आपको, और 1 जनवरी जिस वर्ष चुनाव होगा उसके 1 जनवरी तक इसे पूरा कर लेना है। और अब स्पेशल रिवीजन की सवाल है, तो स्पेशल रिवीजन का इसमें है सेक्शन 21 में प्रोविजन किया गया है, लेकिन कहीं इंटेंसिव शब्द नहीं आया है। लेकिन अगर स्पेशल रिवीजन किया जा रहा है तो उसमें लिखा है कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी का किया जा सकता है या पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी का करना है, ये नहीं कि पूरा स्टेट का। तीसरा कहा गया है कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कहीं एरर है, कहीं कोई समस्या उनको लगती है, तो वह क्या करेंगे, उसके लिए ऑब्जेक्शन करेंगे, उनका नाम लिस्टेड करेंगे, उस ग्राम पंचायत में चिपका देंगे कि इस पर हमारा सस्पिशन है, इनकी हियरिंग होगी और जांच में पाए जाने पर मतदाता सूची में जो है शामिल होगा। तो जाहिर है कि जो टाइम दिया गया है इस कानून में वो लैप्स हो गया है।
इसलिए इसको अलग किया जाना चाहिए, पूरी प्रक्रिया को। क्या 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 आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मसला अगर उठेगा, और जाहिर है उठेगा, तो ये टिक पाएगा ये पूरा का पूरा मामला अभियान? अगर वाकई में जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट का जो आत्मा है, संविधान की जो आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा है, और इसको देखते हुए और बिहार की जो वस्तु स्थिति है, इन सबको देखते हुए अगर डिसीजन लिया जाएगा तो इसको सेट असाइड तुरंत कर दिया जाएगा ऑर्डर को, और बाकी तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये तो उनके हाथ, ये तो उन पे। ओके, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में बहुत ही विचारोत्तेजक, बहुत फैक्चुअल और बहुत ठोस तथ्यों के साथ बात की है। मैं समझता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।